हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सबों का सीडीपी सीरीज में स्वागत है। और आज हम लोग सीडीपी सीरीज के 17वें अध्याय के आखिरी पार्ट की ओर बढ़ेंगे, जो होगा हमारा शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां। और यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है और आपके सीटेट के साथ साथ अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और साथ ही साथ आपको एज ए टीचर इसके संदर्भ में जानकारी रखना काफ़ी आवश्यक है। तो आज का ये पार्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए आप इसे पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी मेहनत से बनाया है। आपके लिए जो भी शिक्षण सहायक सामग्रियां होंगी उसके चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे, उसके बारे में एक एक करके बताया जाएगा। तो पूरा क्लास आप लोग देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा क्लास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना नोटबुक और पेन तैयार रखें ताकि हमारे साथ साथ नोट बनाते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ होती क्या है? तो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ वैसी साधनों को या वैसी सामग्रियों को कहते हैं जिनका उपयोग एक शिक्षक अपने कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, अपने शिक्षण को बच्चों के नज़रिए से रुचिकर बनाने के लिए, साथ ही साथ जो अधिगम के लिए विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के पाठ्यक्रम को सरल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वैसी सामग्रियों को शिक्षण सहायक अधिगम सामग्रियां कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि टीएलएम क्या होते हैं, तो आप लोगों को यह समझना है कि टीएलएम वे सारे साधन होते हैं या वे सारी सामग्रियां होती हैं जिनका उपयोग एक शिक्षक के द्वारा अपने कक्ष में अपने अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, प्रभावकारी बनाने के लिए एवं रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। तो इसकी परिभाषा को देखेंगे कि वे साधन सामग्रियां जो अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये सारे शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या कहलाते हैं? शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां कहलाते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि इसका प्रयोग किन बालकों के लिए होता है? तो इसका प्रयोग प्रतिभाशाली बालकों एवं मंदबुद्धि बालकों, दोनों प्रकार के बालकों के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से प्रतिभाशाली बालकों के चिंतन में गति एवं स्पष्टता आती है तथा मंदबुद्धि बालकों में सूक्ष्म प्रत्ययों, सूत्रों, सिद्धांतों आदि को मूर्त रूप में समझने की क्षमता का विकास होता है। सूक्ष्म प्रत्यय जो गूढ़ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो जल्दी समझ में नहीं आते हैं, तो उनको समझाने के लिए टीएलएम का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि टीएलएम मूर्त चीज़ें होती हैं, मूर्त रूप में वे जब वस्तुओं को देखते हैं तो उनकी अवधारणा काफ़ी स्पष्ट होती है। अब इस संदर्भ में एक चीनी कहावत है जिसका समर्थन मारिया मोंटेसरी ने भी किया है। ये कहावत क्या है इसको देखेंगे। द थिंग विच आई हेयर आई मे फॉरगेट, द थिंग which I see I may remember, but the thing which I do I cannot forget। इसका अर्थ क्या हुआ कि वे चीज़ें जिसे मैं सुनता हूँ मैं भूल सकता हूँ, I may forget, भूल सकता हूँ, है ना, भूल सकता हूँ। The thing which I see, उन चीज़ों को जिसे मैं देखता हूँ, I may remember मतलब याद रख सकता हूँ, याद रख सकता हूँ। बट द थिंग, लेकिन वे चीज़ें जिसे मैं करता हूँ, विच आई डू आई कैन नॉट फॉरगेट, भूल नहीं सकता। आई कैन नॉट फॉरगेट यानी कि भूल नहीं सकता हूँ। तो यहाँ देखेंगे कि वे चीज़ें जो करके सीखी जाती हैं वे जल्दी भूल नहीं पाते हैं लोग। ठीक है, आपने भी बहुत सारी चीज़ों को जो करके सीखा होगा आप लोगों ने, उन चीज़ों को आपने कभी भूला नहीं होगा, क्योंकि वे चीज़ें स्मृति में बस जाती हैं,
हमारे कॉन्सेप्ट में शामिल हो जाती हैं। कोठारी आयोग ने भी शिक्षण सहायक सामग्रियों की महत्ता बताते हुए कहा कि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में सहायक सामग्री उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है, ऐसा किसने कहा? तो कोठारी आयोग ने कहा। तो कोठारी आयोग का यह मंतव्य है कि शिक्षण सामग्रियां अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम लोग शिक्षण सामग्रियों के प्रकार को जानेंगे। बढ़ते हैं उस ओर। तो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है शिक्षण सामग्रियों के प्रकार। शिक्षण सामग्रियों को विभिन्न वर्गों में अलग अलग आधार पर बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं कि वे कौन कौन से आधार हैं। तो सबसे पहला है इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर अर्थात आँख और कान के आधार पर। ठीक है, आँख और कान के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार बांटे गए हैं। पहला है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑडियो, ऑडियो एड्स। तो ऑडियो एड्स वे सारी सामग्रियाँ जिससे सुन करके सीखा जाता है। जैसे कि रेडियो इसमें ले सकते हैं, है ना, रेडियो केवल सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर, लिंगुआफोन, ग्रामोफोन आदि। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग प्रकार पढ़ लेते हैं। तो टेप रिकॉर्डर, रेडियो, लिंगुआफोन, ग्रामोफोन, ये सारी जो चीज़ें हैं इससे केवल सुन करके सीखा जा सकता है। तो इसीलिए इनको श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद दूसरा है दृश्य सामग्री, यानी कि जिसे देख करके सीखा जाए। तो दृश्य सामग्रियों में इसको हम लोग विजुअल कहेंगे, विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स में चित्र आ जाएंगे, चित्र, मानचित्र, श्यामपट्ट पर कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो वो दिखाई पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएंगी। तीसरा है श्रव्य दृश्य, जिसे सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। सुनना भी है, देखना भी है, दोनों चीज़ें शामिल हैं। जैसे कि टेलीविज़न, इसको हम लोग ऑडियो विजुअल कहते हैं इंग्लिश में, ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, ऑडियो विजुअल में क्या आ जाएगा? टीवी आ जाएगा। इसमें सुनना और देखना दोनों साथ साथ चलता है। तो टीवी हो गया, इसके अलावा फिल्म हो गया, है ना, सिनेमा जिसको कहते हैं, सिनेमा इत्यादि। तो इसमें क्या होता है कि सुनना भी और देखना भी दोनों क्रियाएं साथ चलती हैं, इसीलिए इनको श्रव्य दृश्य सामग्री कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए कि प्रौद्योगिकी और तकनीक के आधार पर, प्रौद्योगिकी या तकनीक के आधार पर मुख्य रूप से 2 भाग बांटे गए हैं, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। अब यहाँ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर समझना है कि सॉफ्टवेयर वे सारे चीज़ें होती हैं जो सिंपल रूप में होती हैं, जैसे कि नोटबुक या बुक कहें, किताबें, नोट्स, चित्र आदि। ये सब सॉफ्ट रूप में होती है। मृदु उपागम इन्हें कहते हैं या फिर इन्हें विधा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में वे सारी चीज़ें हैं जो कठोर उपागम के रूप में हैं, अर्थात जो मटेरियल के रूप में है, जैसे कि रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, ये सारे जो हैं, ये उदाहरण जो ऑडियो वाले हैं ये टोटल हार्डवेयर के उदाहरण हैं। साथ ही साथ जो वीडियो वाले उदाहरण हैं ये भी पूरे के पूरे हार्डवेयर वाले उदाहरण हैं, क्योंकि ये कठोर उपागम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं समझना है। जैसे कि कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम होता है तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, और जिसे टच किया जाता है जैसे कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, ये सब हार्डवेयर होते हैं, उसके हार्डवेयर के पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। लेकिन कंप्यूटर वाला यहाँ नहीं है। यहाँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल में सॉफ्टवेयर का मतलब होता है उन सॉफ्ट चीज़ों से जो सिंपल रूप में होती हैं, नोटबुक, किताबें, नोट्स, चित्र आदि। जबकि हार्डवेयर का अर्थ उन सारे मटेरियल से है जिसका प्रयोग टीचिंग लर्निंग के रूप में किया जाता है, जैसे कि रेडियो, टीवी, लिंगुआफोन, ग्रामोफोन इत्यादि। इसके बाद है प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? प्रक्षेपण का मतलब होता है एक स्थान से वह जो यंत्र है वह दूसरे स्थान पर, यानी कि पर्दे के ऊपर उसको हम
प्राप्त करके प्रक्षेपित करके देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो प्रोजेक्टर यहाँ पे लगा दिया जाता है और सामने पर्दा लगाया जाता है ना। प्रोजेक्टर से चित्र जो है पर्दे पर दिखाई पड़ता है, तो इसको कहते हैं प्रक्षेपण विधियाँ। ठीक है, प्रक्षेपण के आधार पर, तो प्रक्षेपण के आधार पर दो भाग बांटे गए हैं, एक प्रक्षेपी सामग्री है और एक अप्रक्षेपी सामग्री है। प्रक्षेपी सामग्री में वे सारी सामग्री आती हैं जो एक प्रोजेक्टर में काम आती हैं, जैसे कि फिल्म स्ट्रिप, पारदर्शिकाएं, स्लाइड्स इत्यादि। जबकि अप्रक्षेपी सामग्रियों में वे सारी सामग्री आती है जिनका प्रक्षेपण नहीं होता है, या कहें कि वे प्रक्षेपी सामग्रियों के अंतर्गत नहीं आती हैं, जैसे कि चित्र, मानचित्र, श्यामपट्ट इत्यादि। ठीक है, तो वे सामग्रियां जिनका प्रक्षेपी यंत्र के रूप में प्रयोग होता है वे प्रक्षेपी सामग्रियां कहलाती हैं। एक प्रोजेक्टर में जिन चीज़ों का प्रयोग होता है, जैसे कि स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, पारदर्शिकाएं इत्यादि, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, प्रक्षेपी सामग्रियां कहेंगे। और जिनका उपयोग इनके बाहर होता है वे सारी चीज़ें अप्रक्षेपी सामग्रियों के अंतर्गत आएंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है एनसीईआरटी के आधार पर, एनसीईआरटी ने टोटल 6 भागों में बांटा हुआ है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को। इन 6 भागों को हम लोगों को ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के अंतर्गत कौन सी सामग्री आएंगी, तो ग्राफिक्स के अंतर्गत वे सारी सामग्री आती हैं जो चित्रकला से जुड़ी हों। जैसे आप लोगों ने कॉमिक्स में देखा होगा, ग्राफिक्स का नमूना इसको हम लोग कह सकते हैं कॉमिक्स को। बहुत सारे पूरा का पूरा ग्राफिक्स ही उसमें रहता है, जितने भी कैरेक्टर होते हैं सबका ग्राफिकल इमेज उसमें रहता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा चाचा चौधरी का, साबू और चाचा चौधरी, जेम्स बॉन्ड का देखा होगा, नागराज का देखा होगा। तो इन सारे कॉमिक्स में जो कैरेक्टर के पिक्चर्स होते हैं वे सारे ग्राफिक्स होते हैं। कॉमिक्स, चित्रकथा इसको कह सकते हैं हम लोग, है ना, चित्रकथा, तो ये सारे ग्राफिक्स के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है दूसरा डिस्प्ले या प्रदर्शन सामग्रियां। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर प्रदर्शन किया जाता है चीज़ों को, वस्तुओं को या शब्दों को। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर यह डिस्प्ले चल रहा है, जितने भी शब्द मैंने लिखे वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ मोबाइल का जो स्क्रीन है वो भी डिस्प्ले का माध्यम है, वह भी डिस्प्ले आपको दिखा रहा है और आप उसको देख रहे हैं। कंप्यूटर का स्क्रीन वो भी डिस्प्ले का साधन है। तो वे सारी सामग्रियाँ इसी के अंतर्गत आएंगे, डिस्प्ले सामग्री के अंतर्गत। तो यहाँ देखेंगे श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, है ना, डिस्प्ले के अंतर्गत आएंगी। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, तो बुलेटिन बोर्ड स्कूल में महत्वपूर्ण सूचनाओं को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए ऑफिस के बगल में लगाया जाता है। बड़ा सा बोर्ड रहता है और उसके ऊपर कोई भी जो पेपर का कटिंग हो या महत्वपूर्ण सूचनाएं हो उसे पिन कर दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने अपने स्कूल के ऑफिसों में ये लगाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा होता है या फिर सरकारी संस्थानों में, छोटे छोटे स्कूलों में, सब गवर्नमेंट स्कूलों में अभी ये नहीं है। तो डिस्प्ले के अंतर्गत आ जाएंगे श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड और साथ ही साथ एक और है फ्लैलिन बोर्ड। तो फ्लैलिन बोर्ड कक्षा के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियों, बहुत सारी चीज़ों को सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, तो मैं चित्र दिखा करके आप लोगों को समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ होते हैं। इसके बाद है त्रिआयामी सामग्रियाँ। त्रिआयामी सामग्री को हम लोग 3D ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये मुख्य रूप से वास्तविक पदार्थ हो सकते हैं, वास्तविक पदार्थ या मॉडल। वास्तविक पदार्थों का जो प्रतिरूप होता है, नमूना, जैसे कि ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। पृथ्वी को हम लोग एक समूचे रूप में, संपूर्ण रूप में दिखा नहीं सकते बच्चों को, तो उसके लिए हम लोग ग्लोब को दिखाएंगे। ठीक है, तो वो ग्लोब क्या हो जाएगा, त्रिआयामी सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रेलगाड़ी, खिलौने वाली बस, साइकिल इत्यादि, कांच की गोलियां। और गणित के किट में आप देखोगे तो घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन, जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D जो त्रिविमीय रचनाएं पढ़नी है, उन सारे चीज़ों का किट होता है, मैथमेटिक्स किट होता है, उसमें सारे कुछ दिए हुए रहते हैं। तो वे सारी चीज़ें जो आएंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, त्रिआयामी सामग्रियों के अंतर्गत आएंगी।
साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि NCERT ने प्रत्येक विद्यालय में जो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, तो प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए किट तैयार किए हैं, मैथमेटिक्स किट तैयार किए हुए हैं और साथ ही साथ साइंस किट भी तैयार किए हुए हैं और प्रत्येक विद्यालय में इसे भेजा गया है। काफ़ी पहले ही भेजा गया था और अब बहुत सारे विद्यालयों में ये खराब हो चुके हैं या फिर बिल्कुल काम के लायक नहीं रह गए हैं, या बहुत सारे विद्यालयों में तो ये भी टूट फूट करके बेकार हो चुके हैं। लेकिन NCERT ने इसे प्रत्येक विद्यालय में भेजा था। इसके बाद है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत वे सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी हम लोगों ने श्रव्य सामग्री का यहाँ जिक्र किया इंद्रियों के आधार पर। तो देखिए इंद्रियों के आधार पर तीन प्रकार की सामग्री का वर्णन किया गया है, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य। लेकिन इनमें से NCERT ने एक को चुना है, श्रव्य को, ठीक है, और बाकी सारी जो है दृश्य सामग्रियाँ हैं ही, क्योंकि दिखाई तो सब कुछ तो दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। श्रव्य सामग्रियों के अंतर्गत यही सारी चीज़ें आएंगी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगुआफोन, ग्रामोफोन आदि। इसके बाद प्रक्षेपी सामग्री। तो प्रक्षेपी सामग्री की अभी हम लोगों ने चर्चा की कि प्रोजेक्टर में प्रयोग किए जाने वाले वे सारी चीज़ें, जैसे कि फिल्म पट्टी इसको कह सकते हैं, फिल्म स्ट्रिप इंग्लिश में कहते हैं। फिल्म की जो पट्टी होती है आप लोगों ने देखा होगा, फिल्म की पट्टी, रील जिसको कहते हैं हम लोग, कैमरा में रोल किया हुआ रहता है। पहले पुराने ज़माने में, आज से 10-15 साल पहले, रील के द्वारा ही फ़ोटो लिया जाता था। हम लोगों के बचपन में उसी तरह के वीडियोग्राफर आते थे, वो कैमरा लेकर के आते थे, उसमें रील लगा हुआ रहता था और रील में नेगेटिव पहले आता था, उसको फिर उस नेगेटिव को फिर पॉजिटिव करके इमेज लिया जाता था और उसी इमेज को हम लोग 40 रुपये प्रति कार्ड की दर से खरीद लिया करते थे। तो आप लोगों के पास भी बचपन की वैसी तस्वीरें होंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रक्षेपी सामग्रियों के अंतर्गत आती। फिल्म पट्टी और इसके साथ साथ स्लाइड्स इसमें प्रयुक्त होते हैं, स्लाइड्स, ठीक है, स्लाइड्स और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें प्रोजेक्टर में। तो जो प्रोजेक्टर के अंदर प्रयुक्त होती हैं वे सारी प्रक्षेपी सामग्रियों के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ अलग अलग तरह के जो प्रोजेक्टर्स हैं, है ना, प्रोजेक्टर्स, बहुत तरह के प्रोजेक्टर होते हैं। प्रोजेक्टर का काम होता है कि हम उसको लैपटॉप या कंप्यूटर से जोड़ करके या फिर सीधे किताब की कोई तस्वीर रख करके उसके ऊपर पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और पर्दे पर बच्चों को दिखा सकते हैं, बड़ा करके, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकते हैं उसको। अब तो कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा किसी फिल्म को, किसी वृत्त चित्र को, डॉक्यूमेंट्री को प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरा प्रदर्शित करके दिखाया जाता है। स्मार्ट क्लासेस अब तो आगे डायरेक्ट LCD ही लगा दिया गया है। लेकिन प्रोजेक्टर जितने भी होंगे वो प्रक्षेपी सामग्रियों के अंतर्गत आएंगे। तो प्रोजेक्टर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि OHP प्रोजेक्टर, DLP प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर इत्यादि। इसके बाद है प्रक्रिया सामग्री। तो प्रक्रिया सामग्री के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तविक अनुभव से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण। हम लोग अपने बच्चों को राजगीर घुमाने ले जाते हैं, नालंदा घुमाने, पावापुरी। तो ये जो है ऐतिहासिक स्थलों का जो परिभ्रमण हुआ वह प्रक्रिया सामग्री के अंतर्गत आएगा। डॉक्यूमेंट्री दिखाना, फिल्म का प्रदर्शन कराना, तो वो जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो प्रक्रिया सामग्री के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि NCERT के आधार पर 6 भाग ये प्रमुख हैं और कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 आधारों पर शिक्षण सहायक सामग्रियों को बांटा गया है। पहला इंद्रियों के आधार पर 3 भाग, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। दूसरा प्रौद्योगिकी या तकनीक के आधार पर 2 प्रकार हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। फिर प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। और उसके बाद NCERT के आधार पर 6 प्रकार हैं। ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? ग्राफिक्स, डिस्प्ले, प्रदर्शन सामग्री, त्रिआयामी सामग्री, श्रव्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री और प्रक्रिया सामग्री। तो उम्मीद है कि आप लोगों को शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्रियां होती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं और इनका क्या क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में। प्रमुख जो सहायक सामग्रियां हैं उनके बारे में एक एक करके हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं श्यामपट्ट के बारे में। श्यामपट्ट से सभी परिचित होंगे, जितने भी विद्यार्थी रहे हैं सभी लोग श्यामपट्ट पर पढ़ करके सीखे होंगे। शिक्षक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। श्यामपट्ट
तो श्याम पट्ट देखिए दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा, ठीक है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा, या एनसीईआरटी के आधार पर कहें तो डिस्प्ले सामग्री के आधार पर आएगा, है ना। श्याम पट्ट, सबसे पहले तो ये जान ले कि श्याम पट्ट का निर्माता किन्हें जाना जाता है, निर्माता किन्हें जाना जाता है, या कह सकते हैं कि निर्माता कौन है। तो विलियम जेम्स करके एक मनोवैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने सबसे पहले श्याम पट्ट का प्रयोग किया था, ठीक है। तो श्याम पट्ट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, या इसके निर्माता कौन है, तो विलियम जेम्स हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि शिक्षक का परम मित्र किसे कहा जाता है, तो शिक्षक का परम मित्र भी श्याम पट्ट को कहा जाता है। श्याम पट्ट के बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। तो शिक्षकों का यह परम मित्र है। किसका परम मित्र है, शिक्षकों का परम मित्र है। और श्याम पट्ट की क्या विशेषता है, तो श्याम पट्ट की यह विशेषता है कि यह पारंपरिक सामग्री है, यह पारंपरिक सामग्री है। और जब इसके ऊपर चौक से लिखते हैं तो इस प्रकार से चौक और बोर्ड का जो कोण होता है वो 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 45 डिग्री का कोण बनता है चौक और बोर्ड के बीच, जब चौक से लिखा जाता है बोर्ड के ऊपर तब। एक यह भी है कि श्याम पट्ट को साफ कैसे करेंगे। साफ करने के लिए आप किस प्रकार से साफ करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, या गोल गोल घुमा करके। तो इसका नियम है ऊपर से नीचे की ओर। श्याम पट्ट को साफ करने का तरीका सही ऊपर से नीचे की ओर है, ताकि वो जो डस्ट होगा, चौक का जो डस्ट होगा वो सीधे नीचे की ओर आएगा, ऊपर फैलेगा नहीं। खैर कुछ लोग कैसे भी मिटाते हैं, ये कोई नियम है नहीं। दूसरा है वास्तविक पदार्थ या प्रत्यक्ष वस्तु। तो जो वास्तविक पदार्थ होते हैं, जैसे आपने बच्चों को कक्षा में पैसे के जान पहचान के लिए सिक्का दिखाया, नोट दिखाया, उसे दिखा करके समझाया कि देखो ये 2 रुपये का सिक्का है, ये 5 का सिक्का है, ये 10 का सिक्का है, ये 10 का नोट है, 20 का नोट है, 100 का नोट ऐसा होता है, 500 का नोट ऐसा होता है, नोट के ऊपर इन भाषाओं में अंकित रहता है, यहाँ पे नोट का नंबर रहता है, बहुत सारी जानकारी है। तो इन तमाम जानकारियों को आपने प्रत्यक्ष वस्तु दिखा करके बताया ना, तो यह प्रत्यक्ष वस्तु का उदाहरण हो गया, और यह सबसे बेहतर माना जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यदि आपने प्रत्यक्ष वस्तु को दिखाया तो यह सबसे बेहतर माना जाता है। किसी बच्चे ने अगर अपने जीवन में तोता को नहीं देखा और आप सपोज दैट पिंजड़े में एक तोता लेकर के चले गए, तो पूरे क्लास ने उस तोते को देखा और इस बच्चे ने अभी तक तोता को नहीं देखा था, तो उसके स्मृति पटल पर वह अंकित हो जाता है। तो जो प्रत्यक्ष वस्तुओं का उदाहरण होता है, उससे जो सिखाया जाता है बच्चों को, वे कभी नहीं भूलते हैं। सपोज दैट आपने भी कभी अपने शिक्षक के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें सीखी होंगी जब उन्होंने आपको प्रत्यक्ष वस्तुओं को दिखाया होगा, और तब ने जाना होगा कि अरे ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ओह अच्छा ऐसा होता है। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में अंकित रह जाती हैं। तो प्रत्यक्ष वस्तु सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। प्रत्यक्ष वस्तु को एक इसमें टॉपिक है रेआलिया। तो वे प्रत्यक्ष वस्तुएं या वे वास्तविक पदार्थ जो किसी संस्कृति विशेष या समाज विशेष में प्रयोग की जाती हैं, तो वे सारी चीज़ें रेआलिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, रेआलिया किन्हें कहते हैं? तो रेआलिया उन वस्तुओं को कहते हैं या उन वास्तविक वस्तुओं को कहते हैं जो किसी समाज या संस्कृति विशेष में प्रयुक्त होती हैं। जैसे आप बर्तन का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमारे बिहार में प्रचलन है लोटा का, है ना। बाहर हो सकता है लोटा का प्रयोग ना हो, अन्य राज्यों में लोग जग का प्रयोग करते हो, लेकिन हमारे यहाँ लोटा का प्रयोग है। तो लोटा एक रेआलिया का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, बर्तन का उपयोग हम लोग करते हैं अलग अलग तरह के औजार जो हैं, खेती के औजार, जैसे कि खुरपी, हंसुआ, है ना। तो ये सब जो है रेआलिया के अंतर्गत आ सकते हैं। आप वास्तविक वस्तु के रूप में कक्षा में ले जाकर के इन्हें दिखा सकते हैं और इसका प्रयोग बता सकते हैं। तो बर्तन हो गया, लोटा एक उदाहरण मैंने दे दिया। बर्तन या कुछ कपड़े भी इसके अंतर्गत आते हैं, विशेष प्रकार के कपड़े। अब जैसे कि हमारे बिहार में
कुछ लोग पगड़ी बांधते हैं, तो पगड़ी बांधना भी एक रेलिया का उदाहरण है। आपने किसी बच्चे के सिर के ऊपर पगड़ी बांध करके दिखा दिया तो वो भी रेलिया कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आते तीसरे पर। तीसरा जो हमारा है मॉडल या प्रतिमान या प्रतिदर्श। मॉडल, तो मॉडल क्या होती है? मॉडल एक त्रिआयामी वस्तु है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि यह 3D ऑब्जेक्ट है और यह जो है वास्तविक पदार्थ का डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल का डुप्लीकेट कह सकते हैं इसको। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे मूल की प्रतिकृति, मूल की प्रतिकृति, कॉपी या डुप्लीकेट ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मॉडल। मॉडल को प्रतिमान या प्रतिदर्श भी कहते हैं और यह 3D ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। अब बहुत प्रकार के मॉडल होते हैं, जैसे कि धरती का मॉडल एक ग्लोब के रूप में दिखाया जा सकता है ना। ग्लोब हम लोग दिखाते हैं, दिखाया क्या जाएगा, दिखाते ही हैं, मॉडल के रूप में हम लोग दिखाते हैं। या फिर गणित पढ़ा रहे हैं, गणित में 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, त्रिविमीय आकारों के बारे में पढ़ा रहे हैं, आयतन, और वो जो वॉल्यूम वाला चैप्टर है क्लास 8 में है मैथ में, घनाभ का आयतन, घन का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन, तो इन सारी वस्तुओं का अगर हम मॉडल ले आएँ तो वो क्या कहलाएगा? वो भी मॉडल कहलाएगा, 3D ऑब्जेक्ट है। और इसमें एक पॉइंट है डायोरामा। तो डायोरामा एक प्रकार की मूल की प्रतिकृति के रूप में 3D ऑब्जेक्ट्स होती हैं। अब जैसे कि इसको हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे प्रोजेक्ट बना करके लाते हैं, है ना, किसी गत्ते के ऊपर या थर्मोकोल की सहायता से किसी वस्तु, कपड़े के जो कार्टून्स होते हैं जिसमें कपड़ा रखा, जैसे साड़ी रखी जाती है, तो साड़ी जिसमें रखी जाती है उसका जो कार्टून होता है, चौकोर कार्टून होता है, उसके अंदर कुछ मॉडल बना करके लाया बच्चों ने, तो वह डायोरामा कहलाता है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर चित्र इन सारी चीज़ों का देखते चलेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आता चलेगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो स्क्रीन पर आप लोगों को डायोरामा दिख रहा है अभी। तो डायोरामा के बारे में आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि डायोरामा क्या होता है। डायोरामा दरअसल मॉडल ही होता है और यह मूल की प्रतिकृति होती है। किसी झोपड़ी का डायोरामा बनाया जा सकता है, प्राकृतिक दृश्य का बनाया जा सकता है, रेगिस्तान का बनाया जा सकता है, नदी की बनाई जा सकती है, पहाड़ का बनाया जा सकता है, उगते हुए सूर्य का बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मॉडल या डायोरामा वो कहलाता है, डायोरामा कहलाता है। इसके बाद है चौथा चित्र, मानचित्र या चार्ट। चित्र, मानचित्र या चार्ट ये भी जो है प्रदर्शन सामग्री के अंतर्गत आती है, डिस्प्ले सामग्री के अंतर्गत, क्योंकि इनका भी प्रदर्शन करके दिखाया जाता है। दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं, ये सारे जो हैं दृश्य सामग्रियां हैं, है ना। और प्रौद्योगिकी के आधार पर देखें तो ये जो है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगी। विभिन्न प्रकार के चित्र, जैसे आप छोटे क्लास में जा रहे हैं और फलों के बारे में बताना है तो आप एक चार्ट लेकर के चल गए, उसमें सारे फलों के चित्र दिखाए हुए हैं, उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? चित्र के विधि द्वारा शिक्षण कहलाएगा। तो उसमें बच्चे जो है चित्र देख करके समझ रहे हैं कि ये आम है, ये केला है, ये अमरूद है, और उसके बारे में सीख रहे हैं। उसी प्रकार से जियोग्राफी में आप मानचित्र लेकर के चले जाते हो क्लास में, बिहार का मानचित्र है, बिहार का राजनीतिक मानचित्र है, बिहार का भौगोलिक मानचित्र है, भारत का मानचित्र है, पर्वतीय क्षेत्र का मानचित्र है, विभिन्न प्रकार के मिट्टियों का मानचित्र है, बहुत तरह के मानचित्र होते हैं। और ये ज्योग्राफी में खास करके ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, बच्चों को समझ में आ जाए, बिल्कुल वे स्पष्ट रूप से समझ जाए, सीख जाए, तो इसके लिए क्या मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। वहीं चार्ट का प्रयोग गणित में ज़्यादा किया जाता है ना। विभिन्न प्रकार के चार्ट होते हैं, पाई चार्ट, ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ होते हैं, आलेख होते हैं, तो वे सारे चार्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होते हैं? तो रेखा चित्र उन चित्रों को कहते हैं जिससे आप सिंपल रूप से बोर्ड के ऊपर बना सकते हो। ठीक है, आपने एक फल का चित्र बना दिया या आपने फूल का चित्र बना दिया, ठीक है, तो ये जो कहला गया रेखा चित्र कहलाया। ठीक है, तो जैसे किसी चीज़ के बारे में आप बता रहे हो, बच्चों को बेहतर से ढंग से समझ में आए, इसलिए आपने बगल में चित्र बना दिया, है ना। फलों का आपने सोचा कि फल के बारे में बता दें बच्चों को, या चित्रकला सिखाए,
तो वहाँ आप रेखा चित्र का प्रयोग करोगे, है ना। ये आम का चित्र हो गया, अभी झोपड़ी का चित्र बनाना हो तो शिक्षक के द्वारा जो भी चित्र बोर्ड के ऊपर या बच्चों के द्वारा अपने नोटबुक के ऊपर बनाए जाते हैं वे सारे चित्र क्या कहलाते हैं, रेखा चित्र कहलाते हैं। इसके बाद है फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप यानी कि फिल्म की जो पट्टी होती है, रील, जिसको हम लोग अपनी ठेठ भाषा में रील कहते थे और अभी भी बहुत सारे लोग रील ही कहते हैं उसको, इनफैक्ट रील ही होता है, रील की तरह ही होता है। तो जो फिल्म स्ट्रिप्स होते हैं इसके ऊपर क्या होता है ना कि कैमरा के अंदर इसको रखा जाता है रोल करके, और फोटो क्लिक करने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव के रूप में वो चित्र उसमें आ जाता है, और उसके बाद उस नेगेटिव को पॉजिटिव करके ओरिजिनल जो चित्र है वो निकाला जाता है। तो फिल्म स्ट्रिप यह प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आती है। प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आती हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर्स में किया जाता है, जैसे मैजिक लालटेन, एपिडास्कोप, इन सब में भी किया जाता है। इसके बाद है फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फ्लैनल बोर्ड का उपयोग क्लास के अंदर किया जाता है और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को इसके ऊपर चिपका करके किया जाता है। फ्लैनल बोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो बोर्ड होता है ना, ये मुख्य रूप से रेगमाल के कपड़े का बना होता है और जो चित्र होते हैं उन चित्रों के पीछे भी रेगमाल का कपड़ा लगा होता है और उसके ऊपर साटने के बाद वे चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा चप्पल में, सैंडल्स में आपने देखा होगा कि वो चिपक जाते हैं। आप उसे इस तरह से घुमा करके लगाते, उसमें जो रेगमाल की तरह का लगा होता है ना, प्लास्टिक वाला बना होता है, उससे वो चिपक जाता है। तो ठीक उसी प्रकार का सिस्टम इसमें भी होता है, फ्लैनल बोर्ड में भी होता है। और बोर्ड के ऊपर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग तरह की वस्तुएं, आप कह सकते हो विभिन्न प्रकार के सब्जियों के चित्र, विभिन्न प्रकार के प्राणियों के चित्र यदि कक्षा में समझाना है बच्चों को तो वो चित्र लिए जाते हैं टीचर और उसके ऊपर चिपका करके दिखा दिए और फिर उखाड़ करके रख लिए, बोर्ड को हटा करके फिर बाद में दूसरे क्लास में दिखाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो वैसे बोर्ड को फ्लैनल बोर्ड कहा जाता है। 8वां है बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड जो है वो खास करके मुख्य समाचार सूचनाओं को, मुख्य सूचनाओं को, विद्यालय की गतिविधि को प्रदर्शित करने के लिए ऑफिस के ठीक बगल में लगाया जाता है, ताकि जो भी बच्चे ऑफिस जा कर के सूचना पूछना चाहते हैं उन्हें वहीं ऑफिस के बाहर ही पता चल जाए। तो ऑफिस के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ रहता है, इसके ऊपर मलमल का कपड़ा लगा हुआ रहता है, लाल रंग का कपड़ा लगा दिया और उसके ऊपर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, नोटिस जो निकाला जाता है विद्यालय के द्वारा, या फिर अखबार की जो प्रमुख कटिंग्स होते हैं जिसके ऊपर प्रमुख समाचार होते हैं, या किसी शिक्षक के द्वारा कोई नोट दिया गया है, कोई नोटिस है, तो उसको क्या किया जाता है, पिन करके बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाता है जिससे कि बच्चे उसको आसानी से देख सके। तो उसको कहते हैं बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जानते हैं। तो आइए देखते हैं आगे, और भी बहुत सारे अभी सहायक सामग्री बाकी हैं। तो इसके बाद है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या होता है? तो यह एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है जो आँखों के स्तर पर बने कोण को नापने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, और इसका मुख्य रूप से गणित या ज्योग्राफी में प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग क्या है कि आँखों के स्तर पर बने कोण को नापने में किया जाता है। इसके बाद है लिंगुआ फोन। लिंगुआ फोन मुख्य रूप से उच्चारण के लिए, उच्चारण दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सहायक सामग्री है। ये एक तरह से ग्रामोफोन आपने देखा होगा, तो ग्रामोफोन और लिंगुआ फोन की बनावट एक जैसी ही होती है। अंतर दोनों में ये है कि ये उच्चारण दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उच्चारण दोष को दूर करने के लिए। और इसमें शिक्षक का आदर्श वाचन रिकॉर्डेड होता है। शब्दों के वाचन किस प्रकार से होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी बहुत तरह के डिक्शनरी आते हैं और डिक्शनरी के ऊपर जो वर्ड होते हैं, मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप जब मोबाइल में ओपन करोगे डिक्शनरी को और उस वर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बगल में एक साउंड का आइकॉन आएगा और उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको सुनाई पड़ेगा और उसको सुन कर के आप सही सही उच्चारण करना आप भी सीख सकते हो। तो ठीक वही जो है लिंगुआ फोन का काम है।
लिंगुआ फोन में शिक्षक का आदर्श वाचन रिकॉर्डेड होता है और छात्र जाकर के एक उसका अलग से क्लास बना हुआ रहता है, उसको भाषा प्रकोष्ठ भी कहते हैं। तो उस क्लास में जाकर के बच्चे उसको प्ले करके, अब जैसे कि आप हिंदी या संस्कृत या गणित कहते हैं, इंग्लिश, जो भी भाषा संबंधी हैं, तो उसमें भाषा संबंधित जो भी शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, या आप कहें कि एक पाठ ही पूरा रिकॉर्डेड होता है और उसको प्ले करके बच्चे सीखते हैं और साथ ही साथ वो अपना उच्चारण स्वयं भी करते हैं। शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन करके उसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है विभिन्न प्रकार के डिफ़िकल्ट कठिन शब्दों का, और बच्चों के लिए भी उपयोगी हो जाते हैं। बच्चे वहाँ जा कर के उन शब्दों को प्ले करके उनका उच्चारण कैसे किया जाता है उसका प्रयोग करना सीखते हैं। अब है ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ग्रामोफोन श्रवण कौशल के लिए, क्योंकि ग्रामोफोन मुख्य रूप से इसमें रिकॉर्डेड होता है। आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, इसके नीचे जो एक गोल सा प्लेट है, दरअसल वो जो डिस्क जैसा दिख रहा है, इसमें संगीत रिकॉर्डेड होता है और इसको प्ले करने के बाद वो संगीत सुनाई पड़ता है। तो ग्रामोफोन का उपयोग जो है गीत संगीत के लिए किया जाता है। गीत संगीत को रिकॉर्ड करके फिर उसको प्ले किया जाता है। इसके बाद है रेडियो। तो रेडियो एक कैसी सामग्री है? श्रव्य सामग्री है, ये याद रखेंगे। अब ये देखिए, लिंगुआ फोन, ग्रामोफोन और रेडियो, ये तीनों ही, और इसके नीचे टेप रिकॉर्डर है, तो ये चारों ही श्रव्य सामग्री हैं, है ना। टेप रिकॉर्डर भी श्रव्य सामग्री है, रेडियो भी श्रव्य सामग्री है, ग्रामोफोन और लिंगुआ फोन ये चारों ही श्रव्य सामग्री हैं। रेडियो से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों को भी मालूम है कि जी मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। हालांकि डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, लेकिन पेटेंट मार्कोनी ने ले लिया, इसीलिए मार्कोनी का नाम आ गया, जगदीश चंद्र बसु का नाम नहीं आ पाया। इसके बाद है टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर भी श्रव्य सामग्री है, और रेडियो और टेप रिकॉर्डर में अंतर क्या है? तो रेडियो पर जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वो एक बार प्रसारित होकर के ख़त्म हो गए तो हो गए, उसके बाद आप उसे दोबारा नहीं सुन सकते हो। लेकिन टेप रिकॉर्डर में कैसेट का प्रयोग किया जाता है, कैसेट को ही टेप कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय में, पुराना क्या, आज से 7-8 साल पहले, और अभी भी बहुत सारे कार्यक्रमों में ये टेप रिकॉर्डर लाया जाता है और उसमें टेप लगा करके, कैसेट लगा करके उसमें जो भी रिकॉर्डेड है गीत संगीत, तो उसे सुना जाता है। तो विद्यालय में टेप रिकॉर्डर का क्या प्रयोग होता था कि शिक्षक जो है किसी विषय का या किसी भाषा का वाचन करके उसमें रिकॉर्डेड रहता था, और टेप को डाल करके, टेप रिकॉर्डर को ऑन करके उसको सुनते थे छात्र। 14वां है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न श्रव्य दृश्य सामग्री है। श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत टेलीविज़न आता है, और टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? जे.एल. बेयर्ड। टेलीविज़न के आविष्कारक जे.एल. बेयर्ड थे, और इसका उपयोग जो है श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को, शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित करा करके इस पर दिखाया जाता है। और अभी लॉकडाउन की अवधि में सरकार टेलीविज़न के द्वारा बच्चों को जो भी क्लास के कार्यक्रम है वो दिखा रहे हैं। 15वां है क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण क्या है? तो यह डायरेक्ट फील्ड ट्रिप इसको कहते हैं। किसी भी शैक्षिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे शैक्षिक परिभ्रमण कराया जाता है। ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाकर के बच्चों को घुमाया जाता है। अब जैसे कि नालंदा का खंडहर है, तो नालंदा के प्राचीन इतिहास को दिखाने के लिए, बताने के लिए बच्चों को वहाँ ले जाकर प्रत्यक्ष रूप में जब बच्चे देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि हमारे प्राचीन बिहार में शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र था। इसके बाद है वृत्त चित्र। वृत्त चित्र को डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री इसको कहते हैं,
और इसमें किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु विशेष के बारे में बता करके केंद्र बिंदु में कोई एक चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें केंद्र बिंदु में नहीं होती हैं, केवल एक चीज़ें होती हैं और उसके ऊपर एक छोटा शॉर्ट वीडियो बनाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। और यह जो है एक तरह से कहें कि क्षेत्र भ्रमण अगर वहाँ ले जा करके नहीं करवा सकते तो डॉक्यूमेंट्री दिखा करके बच्चों को समझा सकते हैं। अब जैसे नालंदा का खंडर आप बच्चों को अगर नहीं ले जा सकते हैं तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई आप बच्चों को दिखा करके उसके बारे में बता सकते हो। अब 17वें टॉपिक पर आते हैं जो कि है प्रोजेक्टर्स का प्रक्षेपण यंत्र। तो प्रक्षेपण यंत्र में मुख्य रूप से मैजिक लालटेन, एपीएस्कोप, एपीडायस्कोप, ओएचपी प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर और डीएलपी प्रोजेक्टर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं मैजिक लालटेन क्या है। तो मैजिक लालटेन सबसे पहला प्रोजेक्टर है, सबसे पहला प्रोजेक्टर मैजिक लालटेन है। और मैजिक लैंटर्न जो होता है, आप स्क्रीन के ऊपर इसका इमेज देख रहे होंगे तो उसमें दिखाई पड़ रहा होगा एक तरह से लालटेन की जैसा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको जादुई लालटेन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है कि शीशे की या कांच की पारदर्शी स्लाइड्स होती हैं जिसे साबुन से धो करके या शैम्पू से धो करके फिर इसे जिलेटिन के घोल में डुबो करके सुखा लिया जाता है और फिर इसके ऊपर चित्र उकेर लिए जाते हैं और इन चित्रों को ही प्रदर्शित किया जाता है मैजिक लालटेन के द्वारा। आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्टर्स का प्रयोग करते समय कमरे में अंधेरा होना चाहिए ताकि वो पर्दे पर जाकर के दिखाई पड़े। प्रोजेक्टर्स का प्रयोग जब भी होता है तो अमूमन कमरे को अंधेरा करके ही रखा जाता है। आप सिनेमा हॉल में देखते होंगे वहाँ भी प्रोजेक्टर्स के द्वारा पर्दे पर स्क्रीन पर फिल्म दिखाई जाती है तो कमरा बिल्कुल अंधेरा होता है। इसके बाद एपीएस्कोप। तो एपीएस्कोप मैजिक लालटेन के बाद का प्रोजेक्टर है और यह एक ऐसा प्रोजेक्टर है जिसके ऊपर किसी सूक्ष्म वस्तु को, किसी चित्र को, जैसे पुस्तक का चित्र है, उसे रख करके सीधे प्रक्षेपित कर दिया जाता है। पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के ऊपर सीधे प्रक्षेपित कर दिया जाता है। तो इसके बाद एपीडायस्कोप है। एपीडायस्कोप क्या होता है? तो एपीडायस्कोप मैजिक लालटेन और एपीएस्कोप, चूँकि मैजिक लालटेन को डायस्कोप भी कहते हैं, ठीक है, और इसको एपीएस्कोप, तो एपीएस्कोप प्लस डायस्कोप एपीडायस्कोप हो गया। यानी कि इन दोनों का गुण एपीडायस्कोप में मौजूद है। एपीडायस्कोप में मैजिक लालटेन और एपीएस्कोप दोनों के गुण मौजूद है, अर्थात इसमें स्लाइड का भी प्रयोग किया जा सकता है या फिर कांच के ऊपर सीधे वस्तु को रख करके, चित्र को रख करके प्रक्षेपित करके दिखाया जा सकता है बड़े रूप में। इसके बाद आते हैं ओएचपी प्रोजेक्टर। ओएचपी प्रोजेक्टर से क्या होते हैं? तो इसका पूरा नाम है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि यह शिक्षक के पास रखा हुआ रहता है और इसका जो स्टैंड है ये काफ़ी ऊपर रहता है और शिक्षक के पीठ के पीछे पर्दा लगा हुआ रहता है और किसी भी चीज़ को अगर दिखाना हो तो उसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर रखा जाता है उस चीज़ को और वह शिक्षक के सिर के ऊपर से पीछे पर्दे पर दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको ओएचपी प्रोजेक्टर कहा जाता है। इसके बाद है एलसीडी प्रोजेक्टर और डीएलपी प्रोजेक्टर। तो ये दोनों एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी हैं और आधुनिक समय में आप प्रोजेक्टर को जो देखते होंगे तो एलसीडी या डीएलपी प्रोजेक्टर होता है। इन प्रोजेक्टर्स की यह खासियत है कि यह पर्दे के ऊपर इनका जो विजुअल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और साथ ही साथ ये कंप्यूटर या इंटरनेट के द्वारा चलते हैं। इसमें कोई भी स्लाइड नहीं होता है या चित्र इसके अंदर नहीं होता है, इसे जोड़ना पड़ता है। यह एक तरह से इनपुट डिवाइस का काम करता है। इनपुट और आउटपुट दोनों हैं इसमें। इनपुट के रूप में यह कंप्यूटर से लेगा और आउटपुट के रूप में प्रक्षेपित करके चीज़ों को पर्दे पर दिखाएगा। तो इनपुट के लिए यह कंप्यूटर या लैपटॉप या इंटरनेट के सहारे वस्तुओं को लेगा और आउटपुट के रूप में यह प्रक्षेपण करके वस्तुओं को दिखाएगा। तो एलसीडी जो होता है डीएलपी से लो क्वालिटी का है और डीएलपी हाई क्वालिटी का है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको कहते हैं एलसीडी प्रोजेक्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। और डीएलपी का पूरा नाम, तो डीएलपी प्रोजेक्टर का पूरा नाम है डिजिटल लाइटिंग प्रोसेस, ठीक है, डिजिटल लाइटिंग प्रोसेस इसको कहते हैं। और एलसीडी या डीएलपी प्रोजेक्टर्स जो होते हैं ये ल्यूमिनस में इनकी जो क्षमता होती है वो मापी जाती है। ल्यूमिनेंस, अलग अलग तरह के क्षमता वाले, अलग तरह के
1200, 1500, 3000, 10,000, आप जितना पैसा लगाओगे उस तरह का प्रोजेक्टर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में जाना और इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं आज के क्लास के अंतिम और एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जिसका नाम है शिक्षण सहायक सामग्रियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन। और यह अध्ययन एडगर डेल के द्वारा किया गया था। एडगर डेल अमेरिका के शिक्षा शास्त्री थे। उनका समय काल देखें तो 1900 से 1985 का रहा है और इन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा एक अनुभव शंकु का निर्माण किया, जिसे एडगर डेल का अनुभव शंकु कोन ऑफ एक्सपीरियंस या लर्निंग पिरामिड कहा जाता है। एडगर डेल ने अपने अध्ययनों का आलेख एक पुस्तक में लिखा था और उस पुस्तक का नाम है ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग, और उस किताब का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग। यह पुस्तक 1946 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। तो इस पुस्तक में इन्होंने शिक्षण सहायक सामग्रियों का विस्तृत अध्ययन करके उसके जो सापेक्षिक प्रभावशीलता का इन्होंने पता लगाया कि ये कितने प्रभावी हैं, उनका पूरा वर्णन है। तो एक संक्षेप में उन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस बनाया, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अध्ययन के लिए शिक्षक सहायक सामग्रियों की क्या प्रभावशीलता रहती है और किस क्रम में उनको कहाँ कहाँ रखा गया है। तो इन्होंने एक कोन का निर्माण किया, एक शंकु का निर्माण किया और इस शंकु को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? तो 4 भागों में बांटा है। पहला भाग जो है वह प्रस्तुतिकरण का भाग कहलाता है और इसको वर्बल कहा गया, शाब्दिक कहा गया। ठीक है, यह जो भाग कहलाया, यह भाग शाब्दिक कहलाया और इसमें शिक्षक जो है वो शब्दों का प्रयोग करते हैं चीज़ों को समझाने के लिए। जैसे एज ए टीचर आप क्लास में जाओगे हिंदी की कहानी को पढ़ाने के लिए, तो आप क्या करोगे, जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उसे आप बोल करके बच्चों को समझाओगे, तो वह कहलाया केवल शब्द और केवल शब्द के द्वारा प्रस्तुतिकरण। तो यह इसकी जो प्रभावशीलता होती है वह न्यूनतम प्रभावी होती है। सपोज दैट आपने राजगीर के बारे में बता रहे हो, ठीक है, आपने राजगीर के बारे में बताना शुरू किया, आप चैप्टर के ऊपर जो है राजगीर का वर्णन किया हुआ है और आप बोल करके उसे समझा रहे हो। एक तो हुआ टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है वो, और आप उसे बोल करके समझा रहे हो। तो जो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा बढ़िया से आप उसे बोल करके समझा रहे हो। ठीक है, इसके बाद आप मान लो कि आपने कोई चित्र दिखा दिया या श्यामपट्ट के ऊपर राजगीर के किसी मंदिर का चित्र बना दिया, पहाड़ का चित्र बना दिया और बच्चों को बताया कि देखो राजगीर में ये सारी चीज़ें हैं, पहाड़ है, शांति स्तूप है, रोपवे है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके बारे में बताया, चित्र दिखा करके बता दिया, तो वह कहलाया अप्रक्षेपी सामग्री। यानी कि उसके द्वारा आपने क्या किया, प्रदर्शन किया। ठीक है, और यह जो है शाब्दिक से अधिक प्रभावी होता है। अब इसके बाद तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि आपने प्रोजेक्टर के माध्यम से उसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई बच्चों को, राजगीर की डॉक्यूमेंट्री दिखाई, राजगीर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, उसे आपने प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को दिखाई, तो वह तीसरे क्षेत्र में प्रवेश कर गया, प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत, वह प्रक्षेपण के अंतर्गत आता है और यह अप्रक्षेपी से अधिक प्रभावी होता है। अब चौथा जो प्रत्यक्ष अनुभव का है आधार, यह आपने बच्चों को राजगीर ले जा करके राजगीर का साक्षात दर्शन करवाया, तो यह सबसे अधिक प्रभावी होगा, सर्वाधिक प्रभावी होगा। तो इसके अंतर्गत क्षेत्र भ्रमण, वृत्त चित्र और सिनेमा को रखा गया है। तो देखेंगे कि शीर्ष से आधार की ओर प्रभावशीलता का क्रम बढ़ता है। प्रभावशीलता का क्रम एडगर डेल के अनुभव शंकु में शीर्ष से आधार की ओर जाने पर बढ़ता है, क्योंकि शीर्ष पर केवल शब्द हैं और शब्द के बाद श्यामपट्ट का प्रयोग, चित्र, मॉडल, चित्र, चार्ट या मानचित्र का प्रयोग करके बच्चों को प्रदर्शन के द्वारा सिखाया गया, समझाया गया। इसके बाद मैजिक लैटिन एपीएस को प्रोजेक्टर्स के द्वारा प्रक्षेपित करके वस्तुओं के बारे में, पदार्थों के बारे में बताया गया। और उसके बाद चौथा जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव है, रियल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, वृत्त चित्र के द्वारा, सिनेमा के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव बच्चों को दिया गया, तो वो सर्वाधिक प्रभावी होता है।
तो ये रहा एडगर डेल का अनुभव शंकु, आप इसको नोट कर लेंगे और इसे ध्यान में रखेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।